अध्याय XII पलायन। एक पल के लिए रोकोफ जेन क्लेटन पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखता रहा, फिर उसकी नज़र उसकी गोद में पड़े छोटे से बंडल पर पड़ी। जेन ने कंबल का एक कोना बच्चे के चेहरे पर डाल दिया था, जिससे सच्चाई न जानने वाले को लगा कि वह सो रहा है। रोकोफ ने कहा, तुमने बच्चे को इस गांव में लाने के लिए बहुत ज्यादा अनावश्यक परेशानी उठाई है। अगर तुम अपने कामों पर ध्यान देते तो मैं खुद ही उसे यहाँ ले आता। आप यात्रा के खतरों और थकान से बच जाते। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे यात्रा के दौरान एक छोटे शिशु की देखभाल करने की असुविधा से मुक्ति दिलाई। ये वह गांव है जहां बच्चे को शुरू से ही जाना था। मगनवाज़म उसे सावधानी से पालेगा, उसे एक अच्छा नरभक्षी बनाएगा, और अगर आपको कभी सभ्यता में लौटने का मौका मिला तो निस्संदेह आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, क्योंकि आप अपने जीवन की विलासिता और आराम की तुलना अपने बेटे के जीवन के विवरण से करेंगे जो वह वागनवाज़म गांव में जी रहा है। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसे मेरे लिए यहाँ लाया, और अब मुझे आपसे उसे मेरे हवाले करने के लिए कहना चाहिए, ताकि मैं उसे उसके पालक माता पिता को सौंप सकूं। अपनी बात समाप्त करते हुए रोकोफ ने बच्चे के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके होठों पर प्रतिशोध की एक घिनौनी मुस्कान थी। उसे आश्चर्य हुआ जब जेन क्लेटन उठी और बिना कोई विरोध जताए उस छोटे से बंडल को उसकी बाहों में रख दिया। ये बच्चा है, उसने कहा। भगवान का शुक्र है कि उसे नुकसान पहुंचाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। उसके शब्दों के अर्थ को समझते हुए रोकोफ ने अपने डर की पुष्टि करने के लिए बच्चे के चेहरे से कंबल छीन लिया। जेन क्लेटन ने उसके हाव भाव को ध्यान से देखा। वो कई दिनों से इस सवाल का जवाब पाने के लिए उलझन में थी कि रोकोफ को बच्चे की पहचान के बारे में पता था या नहीं। अगर उसे संदेह था तो उस संदेह का आखिरी टुकड़ा भी मिट गया, क्योंकि उसने रूसी के भयानक क्रोध को देखा जब उसने बच्चे के मृत चेहरे को देखा और महसूस किया कि आखिरी क्षण में बदला लेने की उसकी सबसे प्रिय इच्छा को एक उच्च शक्ति ने विफल कर दिया था। बच्चे के शरीर को लगभग जेन क्लेटन की बाहों में वापस फेंकते हुए रोकोफ ने झोपड़ी में इधर उधर दौड़ लगाई, अपनी बंद मुट्ठियों से हवा को पीटते हुए और बुरी तरह से गालियां देते हुए। आखिरकार वह युवती के सामने रुक गया और अपना चेहरा उसके पास ले आया। तुम मुझ पर हंस रहे हो, वह चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है न? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने उस दुखी बंदर को दिखाया है जिसे तुम पति कहते हो। निकोलस रोकोफ की योजनाओं में हस्तक्षेप करने का क्या मतलब है? तुमने मुझसे बच्चे को छीन लिया है। मैं उसे नरभक्षी सरदार का बेटा नहीं बना सकता, लेकिन, और वह रुका जैसे कि अपनी धमकी का पूरा अर्थ गहराई से समझने के लिए, मैं माँ को नरभक्षी की पत्नी बना सकता हूँ, और मैं ऐसा करूँगा उसके बाद जब मैं खुद उसके साथ काम खत्म कर लूँगा। अगर उसने जेन क्लेटन से किसी भी तरह का आतंक निकालने की कोशिश की होती तो वो बुरी तरह विफल हो जाता। वो उससे परे थी। उसका मस्तिष्क और तंत्रिकाएं पीड़ा और सदमे से सुन्न हो चुकी थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके होठों पर एक हल्की, लगभग खुश मुस्कान आ गई। वो कृतज्ञ हृदय से सोच रही थी कि यह बेचारी लाश उसके अपने छोटे से जैक की नहीं थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि रोकोफ को स्पष्ट रूप से सच्चाई नहीं पता थी। वह चाहती तो उसके सामने यह बात कह सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। अगर वह यह मानता रहा कि बच्चा उसका है, तो असली जैक जहां भी होगा वो बहुत सुरक्षित रहेगा। बेशक उसे अपने छोटे बेटे के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह अभी भी जीवित है, और फिर भी उसके जीवित रहने की संभावना थी। ये पूरी तरह से संभव था कि रोकोफ की जानकारी के बिना ही उसके बच्चे को रूस के किसी सहयोगी ने उसके स्थान पर दे दिया था, और अब भी उसका बेटा लंदन में अपने मित्रों के पास सुरक्षित हो सकता था, जहां ऐसे कई लोग मौजूद थे जो लॉर्ड ग्रास्टोक के बेटे की सुरक्षित रिहाई के लिए देशद्रोही षड्यंत्रकारी द्वारा मांगी गई किसी भी फिरौती का भुगतान करने में सक्षम और इच्छुक थे। जब से उसे पता चला था कि जिस बच्चे को एंडरसन ने उस रात किनकेड पर उसकी बाहों में रखा था वह उसका अपना नहीं था, तब से वह इस बारे में 100 बार सोच चुकी थी, और इस पूरी कल्पना को उसके हर विवरण के साथ सपने में देखना उसके लिए निरंतर और तीव्र खुशी का स्रोत रहा था। नहीं,
रूसी को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि ये उसका बच्चा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति निराशाजनक थी। एंडरसन और उसके पति की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करना चाहता हो और जो जानता हो कि उसे कहाँ पाया जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि रोकोव की धमकी बेकार नहीं थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वह जो वादा किया था वह करेगा या करने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि इसका मतलब था कि उसे उस भयानक पीड़ा से थोड़ी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी जिसे वह झेल रही थी। उसे अपनी जान लेने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि रूसी उसे और नुकसान पहुंचा सके। अभी उसे समय चाहिए था, सोचने और खुद को अंत के लिए तैयार करने का समय। उसे लगा कि जब तक वह बचने की हर संभावना को खत्म नहीं कर लेती, तब तक वह आखिरी भयानक कदम नहीं उठा सकती। जब तक वह अपने बच्चे के पास वापस नहीं पहुंच जाती, तब तक वह जीने की परवाह नहीं करती थी। लेकिन ऐसी उम्मीद भले ही कम दिखाई दे रही थी, लेकिन वह तब तक इसकी असंभवता को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि आखिरी क्षण न आ जाए और उसे अंतिम विकल्पों में से एक को चुनने की भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ा। एक तरफ निकोलस रोकोव और दूसरी तरफ आत्मविनाश। चले जाओ, उसने रूसी से कहा। चले जाओ और मुझे मेरे मृतकों के साथ शांति से रहने दो। क्या तुमने मुझे और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए बिना मुझ पर पर्याप्त दुख और पीड़ा नहीं ला दी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे सताते रहो? तुम उस बंदर के पापों का दंड भुगत रही हो जिसे तुमने चुना, जबकि तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति निकोलस रोकोव का प्यार मिल सकता था, उसने उत्तर दिया। लेकिन इस मामले पर चर्चा करने से क्या फायदा? हम बच्चे को यहीं दफना देंगे और तुम मेरे साथ तुरंत मेरे शिविर में लौट आओगी। कल मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे नए पति प्यारे मगनवाज़म को सौंप दूंगा। आओ, उसने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। जेन, जो अब अपने पैरों पर खड़ी थी, उससे दूर हो गई। मैं शव को दफना दूंगी, उसने कहा। गांव के बाहर कब्र खोदने के लिए कुछ आदमी भेजो। रोकोव इस काम को पूरा करने और अपने शिकार के साथ अपने शिविर में वापस जाने के लिए उत्सुक था। उसे लगा कि उसने उसकी उदासीनता में अपने भाग्य के प्रति समर्पण देखा है। झोपड़ी से बाहर निकलते हुए उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और एक पल बाद अपने आदमियों के साथ वह जेन को गांव से आगे ले गया, जहां एक बड़े पेड़ के नीचे अश्वेतों ने एक उथली कब्र खोदी थी। उस नन्हे से शरीर को कंबल में लपेटकर जेन ने उसे कोमलता से उस काले गड्ढे में लिटा दिया और अपना सिर घुमा लिया ताकि वह उस दयनीय छोटे से बंडल पर गिरती हुई फफूंदयुक्त मिट्टी को न देख सके, और उस अनाम लावारिस बच्चे की कब्र के पास प्रार्थना करने लगी जो उसके हृदय के अंतरतम कोने तक पहुंच गया था। फिर सूखी आंखों के साथ लेकिन पीड़ित वह उठी और जंगल के काले अंधेरे में रूसी का पीछा करते हुए घुमावदार पत्तेदार गलियारे से होते हुए काले नरभक्षी मगनवाज़म गांव से सफेद दानव निकोलस रोकोव के शिविर तक चली गई। उनके पास रास्ते के किनारे की अभेद्य झाड़ियों में, जो ऊपर उठकर चांद को ढक रही थीं, लड़की बड़े जानवरों के चुपके से दबे हुए कदमों की आवाज सुन सकती थी और उनके चारों ओर शिकारी शेरों की गगनभेदी दहाड़ें गूंज रही थीं, जब तक कि धरती उस शक्तिशाली ध्वनि से कांप न उठी। अब कुलियों ने मशालें जलाईं और उन्हें दोनों हाथों से लहराकर शिकारी जानवरों को डरा दिया। रोकोव ने उन्हें और तेज चलने के लिए कहा और उसकी आवाज में कांपती आवाज से जेन क्लेटन को पता चल गया कि वह डर के मारे कमजोर हो गया है। जंगल की रात की आवाजें उसे उन दिनों और रातों की याद दिलाती हैं जो उसने अपने जंगल के देवता के साथ ऐसे ही जंगल में बिताई थी, वानरों के निडर और अजेय टार्जन के साथ। तब उसके मन में डर का कोई ख्याल नहीं था, हालांकि जंगल की आवाजें उसके लिए नई थीं और शेर की दहाड़ उसे धरती पर सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाली आवाज लगती थी। अब अगर उसे पता होता कि वो कहीं जंगल में है और उसे ढूंढ रहा है, तो स्थिति कितनी अलग होती। तब वास्तव में जीने के लिए कुछ होता और यह मानने के लिए हर कारण होता कि मदद करीब है, लेकिन वो मर चुका था। यह अविश्वसनीय था कि ऐसा होना चाहिए। मृत्यु में उस विशाल शरीर और उन शक्तिशाली थू के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर रोकोव ही उसे उसके स्वामी की मृत्यु के बारे में बताता तो उसे पता चल जाता कि वह झूठ बोल रहा है।
उसने सोचा, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि मगनवाज़म ने उसे धोखा दिया हो। वो नहीं जानती थी कि रूसी ने जंगली से कुछ मिनट पहले बात की थी जब सरदार अपनी कहानी लेकर उसके पास आया था। आखिरकार वे उस असभ्य बोमा तक पहुंच गए जिसे रोकोव के कुलियों ने रूसी शिविर के चारों ओर फेंक दिया था। यहाँ उन्होंने पाया कि सभी लोग अशांत थे। वो नहीं जानती थी कि यह सब क्या था, लेकिन उसने देखा कि रोकोव बहुत गुस्से में था और बातचीत के कुछ अंशों से जिसे वह अनुवाद कर सकती थी, उसने यह अनुमान लगाया कि उसके अनुपस्थित रहने के दौरान और भी लोग भाग गए थे और भगोड़ों ने उसका अधिकांश भोजन और गोला बारूद लूट लिया था। जब उसने बचे हुए लोगों पर अपना गुस्सा उतार दिया तो वह वापस वहीं लौट आया जहां जेन उसके 2 सफ़ेद नाविकों की निगरानी में खड़ी थी। उसने उसे जोर से बांह से पकड़ा और उसे अपने तंबू की ओर खींचना शुरू कर दिया। लड़की ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, जबकि 2 नाविक खड़े होकर इस दुर्लभ उपहार पर हंस रहे थे। रोकोव को जब लगा कि उसे अपने मंसूबों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, तो उसने कठोर तरीकों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। उसने जेन क्लेटन के चेहरे पर लगातार वार किए, जब तक कि वह आधी बेहोशी की हालत में उसके टेंट के अंदर नहीं आ गई। रोकोव के लड़के ने रूसी का लैंप जला दिया था और अब अपने मालिक के एक शब्द पर वह गायब हो गया। जेन बाड़े के बीच में फर्श पर गिर गई थी। धीरे धीरे उसकी सुन्न हो चुकी इंद्रियां वापस आ रही थीं और वो वास्तव में बहुत तेजी से सोचने लगी थी। जल्दी से उसकी आंखें तंबू के अंदर की ओर दौड़ गईं और उसके उपकरणों और सामग्री के हर विवरण को ध्यान से देखने लगी। अब रूसी उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और उसे तंबू के एक तरफ खड़े कैंप खाट पर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेल्ट पर एक भारी रिवॉल्वर लटका हुआ था। जेन क्लेटन की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी हथेली उस विशाल बट को पकड़ने के लिए खुजली कर रही थी। उसने फिर से बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन अपनी आधी बंद पलकों के माध्यम से उसने अपने अवसर की प्रतीक्षा की। ये घटना ठीक उस समय हुई जब रोकोव उसे चारपाई पर उठा रहा था। उसके पीछे टेंट के दरवाजे पर एक आवाज ने उसके सिर को तेजी से घुमाया और लड़की से दूर कर दिया। बंदूक का बट उसके हाथ से 1 इंच भी दूर नहीं था। एक ही बार में बिजली की तरह झटके से उसने पिस्तौल को उसके होलिस्टर से छीन लिया और उसी पल रोकोव ने अपनी खतरे को समझते हुए उसकी ओर मुड़कर देखा। उसने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि गोली उसके लोगों को घेर लेगी और रोकोव के मर जाने के बाद वह भी उसके हाथों में पड़ जाएगी और शायद उसका भाग्य भी उससे भी बुरा होगा जिसकी कल्पना अकेले वह कर सकता था। रोकोव द्वारा उस पर हमला किए जाने पर खड़े होकर हंसने वाले 2 दरिंदों की याद अभी भी ताज़ा है। जैसे ही स्लाव का क्रोध और भय से भरा चेहरा उसकी ओर मुड़ा, जेन क्लेटन ने भारी रिवॉल्वर को उसके पीले चेहरे के ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस आदमी की आंखों के बीच एक भयानक वार किया। बिना किसी आवाज के वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। कम से कम एक पल के लिए तो वह उसकी वासना के खतरे से मुक्त हो गई। तंबू के बाहर उसे फिर से वही शोर सुनाई दिया जिसने रोकोव का ध्यान भटका दिया था। वह क्या था यह उसे नहीं पता था, लेकिन नौकर के वापस आने और अपने काम के बारे में पता चलने के डर से वह जल्दी से शिविर की मेज पर पहुंची जिस पर तेल का दीपक जल रहा था और उसने धुंधली बदबूदार लौ को बुझा दिया। अंदर के पूर्ण अंधकार में वह क्षण भर के लिए रुकी और अपने होश संभाले तथा स्वतंत्रता के लिए अपने अगले कदम की योजना बनाने लगी। उसके चारों ओर दुश्मनों का डेरा था। इन दुश्मनों से परे एक जंगली जंगल का काला जंगल था जिसमें घिनौने शिकारी जानवर और उससे भी ज्यादा घिनौने इंसानी जानवर रहते थे। इस बात की बहुत कम या कोई संभावना नहीं थी कि वो वहां लगातार आने वाले खतरों से कुछ दिन भी बच पाती, लेकिन यह ज्ञान कि वह पहले ही इतने सारे खतरों से बिना किसी चोट के गुजर चुकी थी और यह कि कहीं दूर दुनिया में एक छोटा बच्चा निस्संदेह उसी क्षण उसके लिए रो रहा था, ने उसे असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा करने और समुद्र की खोज में उस भयावह भूमि को पार करने और वहां सहायता की उस दूरस्थ संभावना को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प से भर दिया। रोकोव का तंबू बोमा के बिल्कुल बीच में था। उसके चारों ओर उसके गोरे साथियों और उसके सफारी के स्थानीय लोगों के तंबू और आश्रय थे।
इनसे गुजरना और बोमा से बाहर निकलना एक ऐसा काम लग रहा था जिसमें इतनी सारी अड़चनें थीं कि उन्हें पार करना भी मुश्किल था, और फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब तक उसे खोज न लिया जाए, तब तक तंबू में रहना, अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए उसने जो जोखिम उठाया था, उसे व्यर्थ कर देने के समान था, और इसलिए चुपके से कदम बढ़ाते हुए और हर इंद्रिय को सचेत रखते हुए वो तंबू के पीछे पहुंची और अपने साहसिक कार्य के प्रथम चरण पर निकल पड़ी। कैनवास की दीवार के पीछे टटोलते हुए उसने पाया कि वहां कोई रास्ता नहीं था। वह जल्दी से बेहोश रूसी के पास लौटी। उसकी बैट में टटोलते हुए उसकी उंगलियां एक लंबे शिकार चाकू की मूठ पर आ गईं, और इससे उसने तंबू की पिछली दीवार में एक छेद काट दिया। चुपचाप वह बाहर निकल गई। उसे बहुत राहत मिली जब उसने देखा कि शिविर में सभी लोग सो रहे थे। बुझती आग की धुंधली और टिमटिमाती रोशनी में उसने केवल एक संतरी को देखा, और वह बाड़े के दूसरी तरफ अपने घुटनों के बल पर सो रहा था। तंबू को अपने और अपने बीच रखते हुए वह स्थानीय कुलियों के छोटे छोटे आश्रयों के बीच से होकर बोमा दीवार के पार पहुंच गई। बाहर उलझे हुए जंगल के अंधेरे में वह शेरों की दहाड़, लकड़बग्घों की हंसी और आधी रात के जंगल की अनगिनत अनाम आवाजें सुन सकती थी। एक पल के लिए वह झिझकी, कांप उठी। अंधेरे में बाहर घूम रहे जानवरों के बारे में सोचना भयावह था। फिर अचानक अपने सिर को बहादुरी से हिलाते हुए उसने अपने नाजुक हाथों से कांटेदार बोमा दीवार पर हमला किया। हालांकि वे फटे हुए और खून से लथपथ थे, वह सांस रोककर तब तक काम करती रही जब तक कि उसने एक छेद नहीं बना लिया जिससे वह अपने शरीर को अंदर डाल सके, और आखिरकार वह बाड़े के बाहर खड़ी हो गई। उसके पीछे मानवों के हाथों मौत से भी बदतर नियति छिपी थी। उसके सामने लगभग निश्चित भाग्य था, लेकिन ये केवल मृत्यु थी, अचानक, दयालु और सम्मानजनक मृत्यु। बिना किसी घबराहट और बिना किसी अफसोस के वह शिविर से दूर भाग गई, और एक क्षण बाद रहस्यमय जंगल उसके चारों ओर घिर गया।